आज पहली लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड एक चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। पहले भी हम पढ़ चुके हैं डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में 10th क्लास में। तो क्योंकि ये ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम ह्यूमन बीइंग्स के रिलेटेड ही टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का मीनिंग क्या है? डाइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनिक ओरिजिनल फॉर्म जो फूड हम ले रहे हैं उसको इस तरह की सिंपल सॉल्यूबल और एब्जॉर्बेबल फूड में चेंज करना ताकि बॉडी उसको एज अ एनर्जी यूज़ कर सके। तो इस चैप्टर में हम स्टडी क्या क्या करेंगे? इस चैप्टर में एक तो हम ये जानेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, फूड का डाइजेशन होता कैसे है, कहाँ पर होता है, कौन सा सिस्टम है बॉडी में जो इन्वॉल्व हो रहा है, इसके लिए कौन कौन से उसके बॉडी पार्ट्स हैं, एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है उस डाइजेस्टेड फूड का, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर कौन कौन से हैं। तो चैप्टर के नाम में डाइजेशन मैंने आपको समझा दिया क्या है। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि डाइजेस्टेड फूड को सेल्स तक डिलीवर्ड करना, पहुंचाना, यूज़ करना। ओके, तो सबसे पहले जान लेंगे भाई फूड की नीड क्या है। ह्यूमंस से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो ह्यूमन अपना फूड प्रिपेयर करता है, नहीं करता है, कैसे लेता है अपने फूड को। तो सबसे पहली बात तो कि भाई फूड हर किसी लिविंग बीइंग की बेसिक नीड है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। कोई भी लिविंग बीइंग चाहे वो यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक है या मल्टी सेलुलर है, बिना फूड के वो अपनी लाइफ को कंप्लीट नहीं कर सकता, ना अपनी ग्रोथ कर सकता है, ना अपने टिश्यू बॉडी पार्ट्स को रिपेयर कर सकता है, ना वो किसी भी वाइटल एक्टिविटी के लिए एनर्जी ले सकता है। तो फूड एक बेसिक नीड है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं उसमें बहुत ब्रॉड अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं, लेकिन इसके अलावा विटामिन्स और मिनरल्स को भी हम फूड में ही कंसीडर करते हैं। कई बार एक आर्ग्यू का क्वेश्चन बनता है कि वाटर जो है क्या उसे भी हम न्यूट्रिएंट रखते हैं अपनी डाइट में या नहीं। तो वाटर के अंदर मिनरल्स प्रेजेंट होने की वजह से भी वाटर भी न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में ही आता है। तो मैंने आपको समझा दिया कि फ़ूड हम क्यों ले रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स फ़ूड को कैसे लेता है, क्या खुद प्रिपेयर करता है। ये तो बड़ी आसान सी बात हो गई, पहले भी हमने पढ़ा हुआ है कि ह्यूमंस हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज ना करके ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स पे डायरेक्टली डिपेंड होते हैं। ह्यूमंस सिर्फ प्लांट्स पे ही डिपेंड नहीं करता है अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए, ओमनीवोरस होने की वजह से वो बोथ टाइप ऑफ फूड कंज्यूम करता है, मीन्स प्लांट भी और एनिमल्स भी। अब हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कई टाइप के होते हैं, जिसमें से ह्यूमंस जो है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? अगर कोई भी लिविंग बीइंग जो फूड कंज्यूम कर रहा है उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर वो कंज्यूम कर रहा है, हम कहें वो मैक्रोमोलिक्यूल्स की फॉर्म में उसे कंज्यूम कर रहा है, तो कंज्यूम करने के बाद अपनी बॉडी में उसका वो डाइजेशन कर रहा है। किसकी हेल्प से? एंजाइम्स की हेल्प से, जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट कर रही हैं। तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को बॉडी के अंदर ले जाके डाइजेस्ट करके सिंपल फॉर्म में चेंज करने के बाद यूज़ करते हैं, उसे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो हम होलोजोइक हैं, ओमनीवोर हैं, हेटरोट्रॉपिक हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे अंदर कंप्लीट है। कंप्लीट मीन्स हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो माउथ से स्टार्ट होके एनस पर ख़त्म होता है, इसीलिए हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब डाइजेशन के बारे में बात करते हैं कि भाई डाइजेशन क्या है। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है पहले, लेकिन इसको एनसीईआरटी के थ्रू हम रन करेंगे। यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है इसकी डाइजेशन की। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल इज नोन एज डाइजेशन। डाइजेशन की प्रोसेस को करने के लिए वेरी वेल डेवलप सिस्टम है हमारी बॉडी में, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर फूड मैकेनिकली भी ब्रेक होता है और वो बायोकेमिकली भी ब्रेक होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पहले स्टडी करते हैं, आज हम यही कंप्लीट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इस वीडियो में। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। कैनाल का मतलब रास्ता है, हम इसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कह सकते हैं, मींस माउथ टू एनस फूड कैसे बॉडी में एंटर हो रहा है और कैसे वो अनडाइजेस्टेड फीसेस की फॉर्म में बाहर रिलीज हो रहा है, वो पूरा ट्रैक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है।
डाइजेशन की प्रोसेस, क्योंकि केमिकल ब्रेक डाउन करेगा ये फूड का विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, तो हमें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एसोसिएटेड ग्लैंड्स की भी नीड होती है, क्योंकि ये ग्लैंड्स डाइजेशन की प्रोसेस के लिए एंजाइम्स प्रोड्यूस करती हैं। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल को स्टडी कर लेते हैं। क्या है एलिमेंट्री कैनाल? एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद एंटीरियर ओपनिंग माउथ एंड इट ओपन्स इनटू पोस्टीरियरली थ्रू एनस। ह्यूमन बॉडी में अगर हम माउथ की पोजीशन देखें और एनस की पोजीशन देखें तो आपको पता चलेगा माउथ जो है वो वेंट्रली प्रेजेंट है हमारी बॉडी में और एनस जो है वो डॉर्सली प्रेजेंट है। तो जो एंटीरियर का मतलब है यहाँ पे, उसका मतलब है अपर पार्ट, एक तरीके से वेंट्रल पोजीशन, और पोस्टीरियर का मतलब है बैक साइड और लास्ट पोर्शन। ठीक है। सो माउथ जो है वो लीड करता है, मतलब आगे की तरफ वो जब एलिमेंट्री कैनाल में हम बढ़ेंगे माउथ से तो एक कैविटी क्रिएट होती है, जैसे बोलते हैं हम ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। ओरल कैविटी में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें आपके टीथ्स आ जाएंगे, इसमें आपकी टंग आ जाएगी। तो टीथ्स और टंग को हम सबसे पहले स्टडी करेंगे। तो टीथ हमने अपने जानते हैं भाई, हमने देखा हुआ है कि हमारे जो टीथ हैं वो एक जैसे तो है नहीं। तो ह्यूमंस के अंदर जो टीथ्स हैं उनका, ह्यूमन के अंदर जो टीथ्स हैं उनका जो साइज़ है वो भी डिफ़र कर रहा है, उनकी स्ट्रक्चर भी डिफ़र कर रही है और उनके फंक्शन भी डिफ़र कर रहे हैं, इसीलिए हम हेट्रोडोंट हैं। और हमारे जो टीथ्स हैं वो एम्बेडेड हैं जॉज में, इसीलिए हमारे जो टीथ्स हैं उनको हम थीकोडोंट की कैटेगरी में भी रखते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ भी है कि पूरे ह्यूमन बींग्स में, सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं करेंगे हम, मैमल्स की भी बात करेंगे, तो जो अदर मैमल्स हैं उनके अंदर और हमारे अंदर 2 सेट्स ऑफ टीथ्स जो हैं वो मिलते हैं, इसीलिए हम डायफायोडोंट्स भी हैं। 2 सेट कौन कौन से हैं? बर्थ से लेके 12 ईयर्स तक जब हम होते हैं तो हमारे अंदर जो टीथ आते हैं वो मिल्की टीथ होते हैं, जिनकी नंबरिंग अगर हम देखें तो वो 20 होती है। मिल्की टीथ्स जो हैं वो एक बार अगर ब्रेक हो जाएं या निकल जाएं तो वो दोबारा रिप्लेस कर सकते हैं अपने आप को। इन्हें डेसिडुअस टीथ भी बोला जाता है। जबकि जो हमारे परमानेंट टीथ हैं वो 12 ईयर के बाद हमारे अंदर जो हैं वो बनते हैं, या फिर हमारे अगर मिल्की टीथ बचे हुए हैं तो वही फिर परमानेंट टीथ में चेंज हो जाते हैं। तो ये यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा डायफायोडोंट क्या है। परमानेंट टीथ का जो नंबर है वो हमारे अंदर 32 है। तो थोड़ा सा हम टीथ के बारे में जान लेते हैं। ये हमारा दिया हुआ है ओरल कैविटी के अंदर का, आप इसको लोअर जॉ अपर जॉ कुछ भी मान सकते हो। जब भी हम टीथ्स की स्टडी करते हैं तो हम एक जॉ को कंसीडर करके स्टडी करते हैं और उसके भी हम हाफ पोर्शन को कंसीडर करते हैं। टोटल नंबर ऑफ टीथ अगर एक जॉ में, टोटल ओरल कैविटी में 32 हैं, तो एक जॉ में कितने हो गए? 16 हो गए। और हाफ पोर्शन की अगर बात करें तो 8 यहाँ पे हो जाएंगे और 8 हमारे यहाँ पे हो जाएंगे। जो अपर जो है और लोअर जो है उसमें टीथ सिमिलर होने की वजह से हम एक ही जॉ को कंसीडर करते हैं टीथ्स की स्टडी के लिए। और एक जॉ में भी हाफ पोर्शन क्यों रखते हैं? क्योंकि हाफ पोर्शन में, इस पोर्शन में जैसे टीथ्स हैं वैसे ही सेम टू सेम इसमें भी हैं। तो इस एक पोर्शन को ही हम क्या करते हैं, अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। टीथ के अंदर हमारे माउथ के अंदर 4 टाइप हैं टीथ्स के, जिसमें से हाफ पोर्शन को अगर हम स्टडी करें तो फर्स्ट 2 जो टीथ्स हैं वो इंसीजर हैं। अब ये जो है आपको दिखाई दे रहा है ये इंसीजर टीथ है और टूथ है, और इसमें जो नीचे की तरफ आपको ये पोर्शन दिखाई दे रहा है ये रूट है इसकी। तो आप देख रहे हो सिंगल रूट है इसमें। ये इंसीजर्स जो हैं ये कटिंग के लिए वर्क करते हैं और हाफ पोर्शन में इनका जो नंबर आता है वो 2 आता है। उसके बाद हम कैनाइंस के बारे में बात करेंगे, जिनका जो वर्क है वो टीयरिंग ऑफ फ्लैश है। हमारे अंदर ये वेस्टिजियल हैं कैनाइंस, धीरे धीरे रिड्यूस हो रहे हैं क्योंकि हम जो फ्लैश भी खा रहे हैं वो पका हुआ खा रहे हैं हम, तो हमें टीयरिंग की कोई खास ज़रूरत पड़ नहीं रही है अब। नंबर की अगर बात करें कैनाइंस में तो नंबर कैनाइंस का 1 है, रूट इसमें 1 ही है। उसके बाद हमारे जो ये आप देख रहे हो, ये वाला जो आप टूथ देख रहे हो, इसमें अगर आप रूट्स देखो तो इसमें 2 रूट होती हैं। ये प्रीमोलर हैं। प्रीमोलर जो है इनका साइज़ बड़ा होता है कैनाइन से काफ़ी, और ये ग्राइंडिंग में वर्क करते हैं। नंबर की अगर बात करें तो नंबर जो है इनका 2 होता है प्रीमोलर्स का। उसके बाद लास्ट में ये हमारे सबसे बड़े जो टूथ है आपको दिखाई दे रहा है एक, ये हमारा जो है मोलर है। टोटल मोलर का अगर नंबर देखें तो वो 3 होता है, और रूट्स की अगर बात करें तो इसमें
3 रूट्स होती हैं। फंक्शन की अगर बात करें तो मैस्टिकेशन और ग्राइंडिंग सेम वही है जैसा प्रीमोलर्स का होता है। तो इस तरीके से हम ह्यूमन बींग्स का डेंटल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जो कि कितना आता है 2123 अपॉन 2123 मल्टीप्लाई बाई 2। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हाफ पोर्शन है अपर, ये हाफ पोर्शन है लोअर, एंड मल्टीप्लाई टू मीन्स हम इसको डबल कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें मिल्की टीथ की या हम टेम्परेरी टीथ की अगर बात करें तो उनका जो डेंटल फॉर्मूला है वो क्या आता है 2120 अपॉन 2120। यहाँ पे ज़ीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ज़ीरो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस सेट में टेम्परेरी मिल्की टीथ के सेट में मोलर्स एब्सेंट होते हैं, इस वजह से उनको यहाँ पे ज़ीरो दिखाया गया है और इसी वजह से इनका जो नंबर आता है वो नंबर आता है 20। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें टीथ के बारे में थोड़ा सा और हम जानेंगे कि टीथ में जो सबसे ऊपर हार्ड च्यूइंग पार्ट होता है, जो हमारी बॉडी का भी टफेस्ट पार्ट है, इट इज़ कॉल्ड इनेमल। इनेमल जो है वो मैस्टिकेशन में हेल्प करता है, और अगर हम अपने माउथ की क्लीनिंग ना रखें तो बैक्टीरिया जो माउथ पे डिपॉजिट होते हैं, टीथ पे डिपॉजिट होते हैं, दे प्रोड्यूस मेनी काइंड्स ऑफ एसिड विद डैमेज डिग्रेड द इनेमल एंड वी फेस अ प्रॉब्लम सेंसिटिविटी। Tongue is the muscular part of the oral cavity and it is free at the top and fixed at the bottom। तो इसका जो बैक पोर्शन है वो ओरल कैविटी के साथ जुड़ा हुआ है, और जुड़ा जिससे हुआ है उसे हम फ्रेनुलम कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स। द अपर सरफेस ऑफ टंग हैव स्मॉल प्रोजेक्शंस। अगर आप अपनी टंग को देखो तो आपको उसमें छोटे छोटे पिंक डॉट दिखाई देंगे विद इरेगुलर शेप। कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, साइज में भी डिफर कर रहे हैं। दे हैव टेस्ट बर्ड। टेस्ट बर्ड में क्या चीज़ें हैं? टेस्ट बर्ड में कुछ सेंसरी सेल्स हैं जो ये डिटेक्ट करती हैं कि जो हमारा फूड है उसका टेस्ट क्या है, साल्टी है, शोर है, बिटर है या स्वीट है। ओरल कैविटी लीड करती है फेरिंग्स को। फेरिंग्स जो है वो कॉमन पैसेज है। किस किस का कॉमन पैसेज है? वो कॉमन पैसेज है फूड के लिए और एयर के लिए। मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, अगर वहाँ से एयर मूव करेगी तो वो पहले फेरिंग्स को क्रॉस करेगी, तब वो जाएगी ट्रैकिया में या विंड पाइप हम बोल सकते हैं। और अगर हम बात करें फूड की, तो फूड जब माउथ में एंटर होगा तो पहले वो भी फेरिंग्स में जाएगा, देन इट लीड टू द ईसोफेगस। तो ये कॉमन ट्यूब है। उसके बाद फेरिंग्स जो है वो, फेरिंग्स के बाद जो फूड है हमारा वो एंटर करता है फूड पाइप में। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारा जो फूड पाइप है और जो ट्रैकिया है, विंड पाइप, वो पैरेलल रन करती हैं एक दूसरे के। और जो ट्रैकिया की ओपनिंग होती है, ट्रैकिया की ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस बोलते हैं। ग्लॉटिस एक बहुत ही थिन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर होता है जिसे हम एपीग्लॉटिस कहते हैं। और एपीग्लॉटिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जिस टाइम हम फूड को स्वेलोइंग करते हैं, निगलते हैं, या डीग्लूटिनेशन भी इसको बोलते हैं, तो उस टाइम पे जो फूड पार्टिकल्स हैं वो ट्रैकिया में एंटर ना हो, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए एपीग्लॉटिस ट्रैकिया को कवर करता है। ईसोफेगस इज अ मस्कुलर थिन ट्यूब एक्सटेंड पॉजिटीरियरली, मतलब पीछे की तरफ नेक के पीछे की तरफ से वो निकलती है और जाके सीधा ओपन होती है जे शेप स्ट्रक्चर में, विच इज़ नोन एज स्टमक। ओके, स्टमक बिल्कुल मस्क्यूलर है और स्टमक में 3 पार्ट होते हैं, जिसमें पहला पार्ट आप देख रहे हो ये फुंडस है, इट इज़ अ डोम शेप स्ट्रक्चर, फुंडस। द सेकेंड लार्ज पार्ट ऑफ स्टमक इज नोन एज कार्डियक पार्ट एंड द लास्ट वन इज पाइलोरिक। Esophagus when entered into the stomach, it entered into the cardiac part of stomach. Okay, now to prevent the backflow of food from cardiac to esophagus, there is a structure which is known as sphincter, and this sphincter is known as gastroesophageal sphincter, which prevent the backflow of food from the cardiac, or we can say the stomach, to the esophagus. Okay, so pyloric is the small part of the stomach which get open into the U-shaped structure of small intestine known as duodenum. Duodenum is part of small intestine. आगे इसमें क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं NCERT से।
ओके, सो हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो छोटा पार्ट है, सबसे यू शेप स्ट्रक्चर जिसको हम बोल रहे हैं, और ये जो है ये पाइलोरिक पार्ट स्टमक के साथ अटैच होता है। यहाँ पे भी एक स्फिंक्चर होता है बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए, एंड इट इज़ नोन एज पाइलोरिक स्फिंक्चर। ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू द ड्यूडोनम इज गार्ड बाय पाइलोरिक स्फिंक्चर, ये मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद हम स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टडी करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टडी करते टाइम हम देखेंगे कि ये जो आपका यू शेप स्ट्रक्चर है, कोई कोई इसको शी शेप भी बोल देता है, इसे बोलते हैं ड्यूडोनम। It is called a duodenum. Duodenum leads to the highly coiled part of the small intestine. It is called ileum. इलियम और ड्यूडेनम के बीच में एक और पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, मिडिल पार्ट, जो इतना बड़ा नहीं है, जिसे हम जेजुनम बोलते हैं। सो देयर आर 3 पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। द शी शेप स्ट्रक्चर विच कनेक्ट टू द पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक इज ड्यूडेनम, एंड द मिडिल पार्ट विच कनेक्ट ड्यूडेनम विद इलियम इज नोन एज जेजुनम। इलियम इज दैट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच कनेक्ट टू द लार्ज इंटेस्टाइन एट द पॉइंट और एट द पोर्शन विच इज नोन एज सीकम। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन के भी फिर कुछ पार्ट्स हैं, 3 पार्ट हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। सबसे पहला इसमें सीकम है, दूसरा इसमें कोलोन है, और तीसरा पार्ट इसमें रेक्टम है। सीकम वो पार्ट है जो इलियम से अनडाइजेस्टेड फूड को रिसीव करता है। सीकम के बिल्कुल पास में आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही होगी, जिसे हम अपेंडिक्स बोलते हैं, जो वॉर्म लाइक है। सम टाइम क्या होता है कि फूड जो है वो इस अपेंडिक्स के अंदर आके एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है और सड़ना शुरू हो जाता है। उससे क्या होता है कि इसके अंदर इन्फेक्शन क्रिएट होने की वजह से इसका साइज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, एंड व्हेन वी एट दैट टाइम वी नीड टू डू अपेंडिक्टोमी। अपेंडिक्टोमी क्या है, जिसमें डॉक्टर क्या करते हैं, सर्जन क्या करेगा, यहाँ से इसको रिमूव कर देता है। इसका हमारी बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये भी हमारी बॉडी में एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। कुछ मैमल्स आज भी ऐसे हैं जिनके अंदर अपेंडिक्स वर्क कर रहा है, पर हमारे अंदर ये वेस्टिजियल है, नॉन फंक्शनल है। उसके बाद कोलोन स्टार्ट होता है। सीकम के बाद कोलोन जो है उसके 3 पार्ट हैं, असेंडिंग कोलोन एंड दिस वन इज़ ट्रांसवर्स कोलोन, और ये जो है नीचे की तरफ जो फूड को लेके आता है ये डिसेंडिंग कोलोन है। डिसेंडिंग कोलोन ओपन होता है रेक्टम में जाके। रेक्टम वो पार्ट है जो टेम्परेरीली फीसेस को स्टोर करता है। ओके, सीकम में कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं जो हमारे लिए गुड हैं, वो हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं हमारी। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे इसमें, तो हमने पूरा कवर कर लिया अपने एलिमेंट्री कैनाल को। अब एक बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे जो है एनाटमी, और हम बोल सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल की लेयर्स कौन कौन सी हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल की लेयर्स को समझने के लिए हमें डायग्राम को समझना पड़ेगा। इसके एलिमेंट्री कैनाल आप डायग्राम में देख रहे हो, कैसा है एलिमेंट्री कैनाल, बिल्कुल ट्यूबुलर है। माउथ टू एनस अगर एलिमेंट्री कैनाल को हम देखें तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ और इस तरीके से पूरा की पूरा ये जो है किस तरीके से ट्यूब जैसा है। तो आप भी इमेजिन करके चलिए कि आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो ट्यूब है, ट्यूबुलर है, और उसको हम ट्रांसवर्सली कट कर रहे हैं। अगर हम अपने एलिमेंट्री कैनाल को ट्रांसवर्सली कट करते हैं तो हमें उसका जो पोर्शन मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलता है। तो ट्रांसवर्स अगर हम कट करेंगे तो हमें अच्छे से सारी लेयर समझ आएंगी एलिमेंट्री कैनाल की कौन कौन सी हैं। एलिमेंट्री कैनाल में सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है इट इज़ कॉल्ड सेरोसा। ठीक है, डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपका आउटर मोस्ट लेयर है ये सेरोसा है, और ये एपिथेलियम टिश्यू से मिलके बनती है। उसके बाद हम सेकंड लेयर की बात करें तो वो मस्क्यूलरिस है। नाम से ही पता चल रहा है इसमें कुछ मसल्स होती हैं, एक्चुअली स्मूथ मसल सेल से मिलके बनी होती है मस्क्यूलरिस लेयर। इसमें मसल्स जो हैं वो 3 तरीके की होती हैं। एक तो अंदर की तरफ जो मसल्स आपको दिखाई देंगी वो सिर्फ शेप के बेसिस पे इनको डिवाइड किया हुआ है, वो सर्कुलर हैं शेप में, और जो आप बाहर की तरफ देखोगे वो लॉन्गिट्यूडनल हैं। कई बार ऐसा भी मिलता है कि ये ही मसल्स हमें ओब्लिकली भी अरेंज मिलती हैं। थर्ड लेयर जो है वो सब म्यूकोसा है, जो आप ये अंदर वाली पिंक लेयर देख रहे हो, ये पिंक लेयर सब म्यूकोसा लेयर है। ठीक है, सब म्यूकोसा लेयर में हमारी नर्व्स, हमारा ब्लड और लिम्फ वेसल्स कनेक्ट होती हैं। उसके बाद जो इनर मोस्ट पार्ट आपको दिख रहा है जिसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर भी दिख रही है, ये वाली, ये जो पार्ट है हमारा ये है
म्यूकोसा पार्ट। और पूरे एलिमेंट्री कैनाल में म्यूकोसा अलग अलग तरीके से अपने आप को मॉडिफाइड करके रखता है। जैसे अगर हम बात करें स्टमक की, तो स्टमक के अंदर म्यूकोसा जो है वो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि इसमें गॉबलेट सेल्स होती हैं। साथ में जो स्टमक के अंदर HCl रिलीज़ होता है गैस्ट्रिक जूस में, उसको उससे प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये वर्क करती हैं स्टमक को, क्योंकि ये स्टमक की लेयर को कवर करके रखती है। उसके अलावा क्या करती है म्यूकोसा, अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो म्यूकोसा जो है अपने आप को मॉडिफाइड करती है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स में, जिसे हम विली बोलते हैं। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो नीचे, ये विली का ही डायग्राम है। इसको समझाऊंगी मैं भी थोड़ी देर में। इससे पहले ये समझ लेते हैं कि इनर मोस्ट पार्ट ये वाला जो दिखाई दे रहा हमें, ये क्या है? ये ल्यूमेन है। कौन सा पार्ट है ये? ल्यूमेन। और इस ल्यूमेन पार्ट में से ही फूड जो है वो मूव करता है पूरे एलिमेंट्री कैनाल में। अब विली के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये फिंगर लाइक जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये विली हैं। कुछ इस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर होती है। विली में जो नीचे वाला ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, इसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्रिप्ट्स बोलते हैं। क्रिप्ट्स में कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करती हैं। अब जो ये विली है, इस विली में आपको ये येलो पोर्शन दिखाई दे रहा होगा। ये येलो पोर्शन एक्चुअली लिम्फ वेसल्स हैं, जिन्हें आप लैक्टियल बोलते हो, लैक्टियल कैपिलरीज। उसके अलावा जो आपको ये ब्लू पोर्शन और रेड पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये ब्लड वेसल्स हैं हमारी। ब्लूइश पोर्शन रिप्रेजेंट कर रही हैं वीन्स को, और ये जो रेड पोर्शन है ये रिप्रेजेंट कर रही हैं आर्टरीज को। ठीक है, एक बार बुक से भी रीड कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। सो the innermost lining of lumen of alimentary canal is known as mucosa. It forms finger-like foldings in the stomach and small finger-like portions in the small intestine called villi. ठीक है, ये माइक्रोविली क्या करती हैं? ये इंक्रीज़ करती हैं सरफेस एरिया को स्मॉल इंटेस्टाइन के, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन काफ़ी फास्ट हो जाता है। बाकी इसमें सब कुछ वही है जो मैंने आपको अभी बताया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल।